हेलो फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक में चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइंस। ये चैप्टर इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो है ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर वहाँ आपने पढ़े थे वो सारे तो इसके अंदर अप्लाई होंगे ही होंगे। प्लस ये चैप्टर उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे का एक्सपेंशन है, उसके आगे की चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको सीखनी है। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें तो यहाँ यूज़ होनी ही है। आप पढ़ के आए हो वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। सबसे पहला टॉपिक था वहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको कोई लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हो और उनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, जैसे यहाँ पी क्यू एक लाइन है, x1 y1 पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपने सीखा था वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ A पॉइंट आ रहा है और ये इस तरह से आ रहा है कि PA और AQ के बीच में रेशियो M1 और M2 के बराबर है, तो इस A के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होते थे, उसको बोलते थे हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ A अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे M1 और M2 ये इनके बीच की रेशियो है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसी तरह यहाँ पे M1 और M2 तो रहेंगे, इंटू में y2 और y1 और नीचे M1 प्लस M2। ये सेक्शन फॉर्मूला निकालने से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इस A का x होगा और यहाँ जो आएगा वो इस A का y होगा। इसके बाद हमने सीखा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला का ही आगे का पार्ट है, यानी अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट बिल्कुल सेंटर में काटे, जैसे यहाँ पे पी क्यू एक लाइन है और ये जो ए है ये बिल्कुल इसके सेंटर में हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फिर हम डायरेक्ट जो है ना छोटे फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, इतने बड़े की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब ये बिल्कुल सेंटर में होगा तो जो M1 और M2 है ये तो 1:1 की रेशियो में होंगे, यानी ये पार्ट बिल्कुल बराबर होंगे, तो वहाँ M1 और M2 की वैल्यू हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि वो 1 होंगे, तो यहाँ पे 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा x1 प्लस x2 होता है ऊपर में और नीचे में 2 हो जाता है, क्योंकि M1 और M2 यहाँ पे 1 1 होते हैं। ऐसे y के लिए y1 प्लस y2 और अपॉन में 2 हो जाता है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ। इसके बाद आप सीख के आए थे 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हों, जैसे यहाँ पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, q के x2 y2 और r के x3 y3 दिए हों अगर, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बाहर होता है और मॉडुलस के अंदर ये वैल्यू होती है x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। यहाँ मॉडुलस इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो आपके नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो उसको हमको पॉजिटिव में ही लेना होता है, इसलिए यहाँ ये मॉडुलस लगा होता है। अब इससे एक ऑब्जर्वेशन ये भी आती है कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, तो फिर क्या होगा? अगर एरिया ही 0 आ गया इट मीन्स वहां पे कोई ट्राइंगल बना ही नहीं है, तो वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। देन 3 पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन अ लाइन दैट इज दे आर कोलिनियर। अगर यही 3 पॉइंट्स दिए हो आपको पी क्यू आर, इनका आप एरिया निकालो और एरिया 0 आ जाए, तो इसका मतलब है वहां कोई ट्राइंगल बना ही नहीं है। ट्राइंगल नहीं बना तो वो तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इतनी जो चीज़ें हैं ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये यहाँ 11th में भी यूज़ होने वाली हैं। अब हम आते हैं इस क्लास के टॉपिक के ऊपर। 11th क्लास में जो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर वो है स्लोप ऑफ लाइन। पहले स्लोप समझ लीजिए क्या होता है।
स्लोप का सीधा सा हिंदी में मतलब होता है ढलान। आपने ढलान देखी होंगी, जैसे ऊपर रैंप बनता है स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी चढ़ाने के लिए, इस तरह से घर के आगे जो बना देते हैं हम, उसे हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का सीधा सा मतलब होता है ढलान। कोई लाइन अगर हमें दे रखी हो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, उसमें ढलान कितना है, उसमें झुकाव कितना है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन बना रखी है मैंने। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो केसेस में स्लोप ऑफ लाइन निकलता है। अगर हमको थीटा दे रखा हो, और ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जो गिवन लाइन है उसके बीच में अगर हमको कोई एंगल दे रखा हो तो हम स्लोप निकालेंगे, उसका अलग फॉर्मूला है। और अगर इस लाइन के हमको किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो फिर स्लोप निकालने का अलग फॉर्मूला है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और गिवन लाइन के बीच में अगर आपको थीटा दे रखा है, कोई एंगल दे रखा है, तो फिर स्लोप क्या होती है। स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट केस में स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m, ये सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan थीटा। लाइन के एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में अगर एंगल दिया है तो आप tan थीटा लगाओगे, थीटा की जगह ये एंगल की वैल्यू भरोगे, जो आपका आंसर आएगा वो इस लाइन की स्लोप होगी। अब दूसरा मैंने बताया कि अगर इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो, लेट्स सपोज यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे P है, एक पॉइंट यहाँ पे Q है। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। तो फिर इसकी स्लोप किस तरह निकलेगी। तो फिर इसकी जो स्लोप है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सिंपली यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आप भरोगे, वही आपकी स्लोप होगी। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर से जानी चाहिए, यानी जो यहाँ थीटा एंगल बनेगा ना वो आप यहाँ से काउंट करोगे। तो अगर इस लाइन को मैं, अभी तो ये यहाँ पे ऐसे है, तो अगर मैं यहाँ ऐसे भी बनाता हूँ ना, मैं बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये लाइन ऐसे होती तो ये जो थीटा यहाँ गिना जाता है ना, वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर और यहां तक का काउंट होता। तो स्लोप आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको एंगल पता हो तो, और अगर दिए हुए उस लाइन के ऊपर दिए हुए दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो तो फिर ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो होगी ये स्लोप। अब स्लोप से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, वो भी देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। देखिए, जब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप कोई लाइन बनाओगे, एक से ज़्यादा अगर लाइन बनाओगे, तो वो जो दोनों लाइंस हैं वो या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर वो परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। वो पैरेलल हो, इस बात की क्या कंडीशन है वो देखिए। इफ़ द लाइंस L1 इज़ पैरेलल टू L2, यहाँ फिगर देख रहे हो आप, L1 और L2 ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में यहाँ जो एंगल बन रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला अल्फा और ये वाला जो बीटा है, ये बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर यहाँ जो एंगल बनेंगे, फिगर में आप देख रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अब इनके साथ में अगर मैं tan लगा देता हूँ तो tan अल्फा बराबर होगा tan बीटा के। और हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि जो tan थीटा होता है वही तो स्लोप होती है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। तो ये स्लोप ही हो गई है। ये जो tan अल्फा है ये इस लाइन की स्लोप हो गई है, और ये जो tan बीटा है वो इस लाइन की स्लोप हो गई है। अब दोनों की स्लोप यहाँ इज इक्वल टू आ रहा है, तो यानी कि ये बराबर होगी। तो फिर m1 बराबर m2 होगा। सीधी सी बात बोलने की ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप है वो भी बराबर होगी। अब आते हैं दूसरी वाली कंडीशन पे, यानी परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो फिर उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, अब वो देखिए। यहां फिगर देखिए, फिगर के अंदर L1 और L2 आपको यहां परपेंडिकुलर दिखाई देंगी,
यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो जब लाइन्स ये परपेंडिकुलर होती है तो इनकी जो स्लोप होगी यानी m1 और जो m2 होगी उनका जो प्रोडक्ट है वो होगा -1। ये सिंपली आपको बस याद कर लेना है कि अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक होगा वो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब वो देख लेते हैं। जब हमको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई दो लाइन्स दे रखी हो तो उनके बीच में एंगल बनते हैं। यहां देखिए L1 और L2 जब ऐसे ये क्रॉस बनेंगी तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। इनमें दो एंगल आपके छोटे हो सकते हैं और दो बड़े हो सकते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो टोटल यहाँ पे 4 एंगल्स बने हैं, जिनमें से इन दो की वैल्यू सेम होगी और इन दो की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए पहले, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। tan थीटा को इसके बराबर हमको रख लेना है। ये मॉडुलस है, यहां जो वैल्यू आएगी उसको हमको पॉजिटिव लेना है। इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से आपको इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो पता चल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि कौन सा वाला एंगल पता चलेगा। यहां तो एक ही पता चलेगा, लेकिन यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां दो डिफरेंट एंगल्स है, तो ये पता चलेगा एक्यूट वाला। ये जो एंगल होगा ये एक्यूट वाला एंगल होगा, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। यानी ये वाला एंगल पता चलेगा। लेट सपोज मेरे को ये पता चल गया यहाँ पे 60 डिग्री का, तो एक तो मेरे को ये पता चल गया इस फॉर्मूले से, तो सामने वाला भी 60 का ही होगा। और फिर यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के मैं ये वाला एंगल पता कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। तो एक ही एंगल यहाँ पे हमको पता करना है, वो होगा एक्यूट वाला, और जो दूसरा है वो हम 180 में से माइनस करके पता कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर यानी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके यही वाले टॉपिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का जो बेसिक है ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से।